हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्री कंसेंट को कैसे विशिएट कर सकते हैं एंड मिस्टेक को कवर करने के बाद हमने ये देखा था कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। और ये पार्ट हमने कवर किया था लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज आपके माइंड में आए और if you feel that some kind of notes should be provided, then please feel free to text on the message the comment box, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है और मैं उसकी सेपरेट क्लास रिकॉर्ड करूं। अदर देन दिस मैं अपनी मेल आईडी भी मैसेज कर दूंगी। आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप उसमें मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे भी सेंड कर सकते हो, मेल पे भी भेज सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ठीक, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे ज्योति मैडम जो है वो अपने जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक एक टॉपिक ले लेके चल रही हैं एंड क्लासेस का ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते पढ़ते ये चीज नॉर्मल है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है दैट पर्टिकुलर पर्सन फील्स बोर्ड or he or she gets monotonous after studying or after looking into sections, studying them back to back. It gives a sort of monotony, and that is why the lectures durations, specifically duration of my videos of each and every lecture is not very long, is not too long. ठीक है, it is within one hour. ठीक है, max to max 1 hour 5 minutes 10 minutes, because I am basically focusing on providing quality uh, understanding of the sections so that you people are able to grasp it easily. Okay, because what happens is that in the initial phase of the video and in the beginning, or you can say in the first half an hour, when if I talk in that particular half an hour, if I talk about all these introductory topics, okay, and something which is off the syllabus, which is out of the syllabus, okay, discussing all those things in details, उस टाइम पे तो वो टॉपिक भले इंटरेस्टिंग लगे, but in the latter half it becomes boring and the duration of the video also exceeds. So what I believe is that I'll cover each and every topic, whether it is short or long, it does not matter, but still I am covering each and every topic and giving them adequate and sufficient amount of time which is required. ठीक है, अगर मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 क्लास होनी चाहिए तो 2 क्लास ही होंगी, वो एक वीडियो में या एक लेक्चर में फिनिश ऑफ नहीं होने वाला है। ठीक है, लीगैलिटी हमने कवर कर लिया था। इसके अलावा जो हमें देखना था आज, जो हमारे क्लास का लास्ट पर्टिकुलर इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स? हमने वॉइड अग्रीमेंट्स पढ़े, हमने वॉइडेबल अग्रीमेंट्स भी पढ़े, हमने देख लिया अच्छे से कि वॉइड अग्रीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनको लॉ बिल्कुल भी इनवैलिड बोलती है, पूरी तरह से इनवैलिड बोलती है, जो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं, जिनके खिलाफ अगर पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा है जो कि वॉइड है और उस दूसरी पार्टी के खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना है कोर्ट में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट सरासर मना कर देगा, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द बोल देगा, इनवैलिड बोल देगा, इलीगल बोल सकता है। जरूरी नहीं है हर एक वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो, जैसे कि हमने वॉइड एंड इलीगल के डिफरेंसेस भी पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, नाउ
If I talk about expressly declared void agreements, there are 11 points being covered here in the module. ठीक है, module prescribed by our institute ICAI. So what are we going to do is that we'll be studying each and every element, each and every section in detail. ठीक है, and we'll try to cover it in one class. If it becomes too lengthy and too detailed, we'll take it forward to another class also. That is not a big issue. ठीक है, तो हम आज का सेशन जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के लिए भी बोला था कि नोट्स चाहिए हो, तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज फील फ्री टू रिप्लाई ऑन दैट सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स पर्टिकुलरली एंड इट बिकम्स easy for me to take my sessions easily in one go and without any sort of confusions. ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले ये समझा देना चाहती हूँ कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ पूरी तरह से जिनको इनवैलिड करार दे देता है, डिक्लेयर कर देता है इनवैलिड, बोल देता है इनवैलिड। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिकली कुछ 11 आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप उसको समझो, लेकिन 11 सेक्शंस इनके पर्टिकुलरली इन सबको सेक्शंस असाइन हो गए हैं जिसको आप एग्जाम्पल भी कह सकते हो। तो ये सेक्शंस जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारा जो है ये क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसको भी मैं टेकअप करूंगी इस बार क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है ना, तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड यही होगा कि क्लास में एक बार डिस्कस हो जाए and then you are able to you'll be easily able to take them easily take these question and answers in a easy go way। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन आंसर्स भी मैं क्लास में टेकअप कर लूँ तो वो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। इंटरप्रेट करने की एंड फिर उसको फ्रेम कैसे करना है, दिस यू विल बी एबल टू गेट इन वन गो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसमें, अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। दीज आर पर्टिकुलरली सेक्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स वट एवर वी विल बी कवरिंग। ठीक है, इसके बाद भी जो सेक्शंस जैसे जैसे आते रहेंगे ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में या फिर सब्जेक्टिव, दोनों में पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे ये पर्टिकुलर जो एक एक सेक्शन एक्सप्लेन हुआ है ना, अब किसको कितना डिटेल में करना है किस हिसाब से वो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे जब आएंगे तब वो हम कवर करेंगे और स्टडी करेंगे कि जैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना चाहिए, 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें कितना लिखना चाहिए। ठीक, नाउ अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। कोई भी अग्रीमेंट, अब इसमें क्या लिखा है, इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर अग्रीज फॉर गुड कंसिडरेशन नॉट टू मैरी द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग। एवरी अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर। अब इसमें माइनर क्यों नहीं कवर्ड है, क्योंकि माइनर के रूल्स और एज ऑफ मेजोरिटी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग ने कवर किया था अपनी पहले दूसरी क्लास में, इसलिए माइनर का इसमें कवर नहीं हो रहा है क्योंकि माइनर के साथ बेसिकली कोई भी अग्रीमेंट होता है ना, मैरिज तो दूसरी बात है, माइनर के साथ जेनेरिक व्यू में ये बोला जाए कोई भी अग्रीमेंट होगा तो दैट इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो। उससे रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स हमने कवर किए थे जब हम अपना फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहे थे, ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जब फर्स्ट पॉइंट देख रहे थे ना, उसमें एज ऑफ मेजोरिटी से रिलेटेड जो हम लोग ने डिस्कशन किया था, बातें करी थी, उसमें हमने माइनर के अग्रीमेंट को कवर कर लिया, तो इसमें वो कवर नहीं होगा। इसके अलावा अगर मेजर
कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ कि तुम मुझे कैश दे दो 50,000 रुपीज एंड आई एम नॉट गोना मैरी दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये इस टाइप के एग्रीमेंट्स जितने भी होते हैं ये एक्सप्रेसली वॉइड होते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। समझ आया? नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, agreement and restraint of trade. See, whatever, all these, there are 11 points covered here. So we'll be covering all these one by one in detail so that you people don't have any sort of query left in your mind. तो ये सारे जब कवर हो जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। Agreement and restraint of trade, an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business to the extent is void. जैसे एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट है, मे बी ही इज एन एडवोकेट और सीए और सीएस, वो उसका कोई अग्रीमेंट क्लाइंट से हो रहा है एंड वो क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो अब वो क्लाइंट अगर अपने सीए से सीएस से ये बोल रहा है कि सी यू आर मैनेजिंग माय अकाउंट्स आल्सो एंड यू आर मैनेजिंग द अदर क्लाइंट्स एंड दोज क्लाइंट्स इंक्लूड one of my competitor who is also a contractor, so I would like to request you one thing. तो सीए बोलता है क्या? तो क्लाइंट बोलता है कि एक काम आप ये करिए कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का जिसका काम देखते हैं मुझे उसकी सेल बता दीजिए हर महीने कितनी हो रही है। सेल, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की सेल तो होती नहीं, रिसीट्स मिलती है उनको, जो भी प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, तो वो रिसीट्स मुझे आप बता दीजिए हर महीने की कितना वो रिटर्न में अपने शो करते हैं, तो उस हिसाब से आई विल बी इन्फ्लेटिंग एंड आई विल बी मैनेजिंग एंड आई विल ट्राई टू रीच एट हिज लेवल। तो ऐसे ऐसे करके उसने अपने सीए को ये बोला और कहा कि आपको इसके बदले ऑडिट फीस तो मिलेगी ही मिलेगी, कंसल्टेंसी फीस भी मिलेगी एंड कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जैसे असाइन हो जाएगा आपको, प्लस जो मेरा इनकम का 5 से 8% जैसे मान लीजिए शेयर आपको मिलेगा या 10% शेयर आपको मिलेगा। तो अब देखो, लॉफुल प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है सीए और उससे ये बोला जा रहा है कि आप दूसरे क्लाइंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे बता दो। तो ये तो एक तरह से प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हो जाएगा? what do you all say about this? If that particular CA agrees to the proposal of his client and he is ready in supplying all sort of private information of his another client to him, ठीक है, in greed of money, so is this justifiable in respect of his profession? I don't think so. This is not justifiable at all. तो इसमें अगर इस टाइप का अग्रीमेंट हो रहा है तो क्या उसको हम लोग एक्सप्रेसली वॉइड बोलेंगे? इसको एक्सप्रेसली वॉइड बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, एक फिजिशियन है, सर्जन है, ठीक है, उसने एक असिस्टेंट एम्प्लॉय किया 3 साल के टर्म के लिए, ठीक है, एंड असिस्टेंट जो है वो ये बोल रहा है कि अब क्योंकि मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रहा हूँ इन सर्जन के लिए, तो मैं पर्टिकुलरली इंडिविजुअली एज अ सर्जन ये फिजिशियन काम नहीं करूंगा इन 3 सालों में। ठीक, तो क्या ये अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है? नहीं, ये अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, ये अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अपने आप को बाइंड कर लिया कि मैं जितने साल अपने बॉस से एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि वो एक बॉस के अंडर काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो मैं जितने टाइम उनसे एसोसिएटेड हूँ मैं अलग से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जैसे सीए और आर्टिकल्स, जैसे सीए और पेड स्टाफ की बात कर लीजिए, एक सीए ऑफिस है, वहाँ पे आर्टिकल्स भी वर्क करते हैं, आर्टिकल्स मीन्स द इंटर्न्स, द ट्रेनीज,
एंड पेड स्टाफ यानी कि क्वालिफाइड सीएस भी जॉब कर रहे हैं, तो वो क्वालिफाइड सीएस अलग से प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते ना, एथिक्स में है नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स में तो नहीं है, जो कि आप आगे सीए फाइनल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात होती है, आप इजीली समझ जाओगे। तो वो प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं जितने टाइम वो जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए उनका कॉन्ट्रैक्ट है उस पर्टिकुलर ऑफिस में सर पार्टनर्स के साथ कि 3 साल तक वो बाइंड होंगे ड्यूटीज से, तो 3 साल तक तो वो नहीं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर all the activities which are occurring, which are taking place in that particular CA office. He'll be responsible, solely responsible for all those things because he is managing all the things there. तो उस केस में अग्रीमेंट वैलिड होगा, ठीक है, कि वो अपने एम्प्लॉयर से कॉम्पीट नहीं कर रहा है, कंपटीशन नहीं कर रहा है, तो ये ट्रेड के खिलाफ नहीं है, ये ट्रेड में जायज है, जस्टिफाइबल है, ठीक। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है where a person sells the goodwill of a business and agrees with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits so long as the buyer or his successor in interest carries on like a business therein, such an agreement is valid. गुडविल की बात हम लोग जैसे लेमन टर्म्स में करते हैं, गुडविल होता क्या है, जैसे इस पर्टिकुलर कोई बिजनेस सेटअप हुआ है, ठीक है, और उस बिजनेस को रन करते करते 10 से 15 साल हो गए हैं, उस बिजनेस ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कर लिया है इस टाइम पे, कैसे कर लिया है, प्लस दूसरी चीज मैं बता दूं, फिर मैं बता रही हूँ प्रॉफिट मेकिंग कैसे कर लिया है, प्लस कस्टमर का ट्रस्ट ग्रैब कर लिया है अच्छे तरीके से, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो गया इस पर्टिकुलर बिजनेस पे, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मिला है, कस्टमर खुश है वहां के प्रोडक्ट से, customer is happily using and also availing the after sale services. That is why if I talk about the qualitative aspects की अगर बात करें, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, ट्रस्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉइज खुश हैं, और जिस हम्बलनेस से और जिस हार्डवर्क से काम किया जा रहा है, वो सब एलिमेंट्स अगर कंसिडर करें तो ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉफिट मेकिंग को एक पर्टिकुलर बिजनेस के। तो जिस हिसाब से ये सब चीजें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ से प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ रहा है, और क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कस्टमर ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉय भी खुश हो रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से ऑटोमेटिकली बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है, बिजनेस का नाम बढ़ रहा है, रेप्यूटेशन बढ़ रही है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरे एरियाज में हुआ, एंड फिर धीरे धीरे पूरे सिटी में हो गया, तो दिस वे गुडविल इंक्रीजेस। तो अगर कोई पर्सन गुडविल बेचता है बिजनेस की और अग्री करता है, जैसे अब एक पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा था, गुडविल बेचना मतलब जैसे उस बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये बिजनेस जो मैं अभी तक संभाल रहा हूँ ना, ये मेरे ट्रेड नेम पे चल रहा है, जैसे मेसर्स XYZ है, उसकी गुडविल बहुत बढ़िया है, गारमेंट्स का शोरूम है, अब उन्होंने पार्टी ए ने पार्टी बी से कहा कि आप ये खरीद लो मेरे से और इसका नाम ना चेंज करना क्योंकि इसकी गुडविल बनी हुई है, तो XYZ के नाम से ही पार्टी बी भी रन कर रही है, तो पार्टी ए ने बी को अपनी गुडविल बेच दी, और पार्टी ए ने ये भी कहा कि मैं इस तरह का कोई भी बिजनेस अब नहीं करने वाला हूँ आगे, इसी बिजनेस लाइन का मैं दूसरी शोरूम या दूसरा सेटअप नहीं डालूंगा, ठीक, विद इन लोकल लिमिट्स, मतलब अपने शहर में, फॉर एग्जांपल कानपुर शहर में या दिल्ली में जहां वो बिजनेस सेटअप है, जहां उसकी गुडविल है, वहां वो नहीं करेगा, पार्टी ये वहां नहीं करेगी बिजनेस। अब मान लीजिए वो चंडीगढ़ चला गया, लुधियाना चले गए, या वो मान लीजिए हरियाणा चले गए, तो वहां करेंगे बिजनेस, लेकिन लिमिट्स में जो लोकल लिमिट्स हैं उसमें नहीं करेंगे, लोकली नहीं करेंगे, ठीक है, जितने टाइम तक पार्टी बी वो बिजनेस कैरी कर रही है, जितने टाइम तक पार्टी बी
वो बिजनेस रन कर रही है जिसको गुडविल बेची गई है, तो उतने टाइम तक मैं उस लिमिट में, उस लोकेलिटी में अपना बिजनेस उसी तरह का सेटअप नहीं करूंगा। उसके बाहर, उसके दूसरे शहर में भली कर दूं, लेकिन उस लोकल लोकेलिटी में, उस एरिया में नहीं करूंगा। तो दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। उसमें कोई ट्रेड से रिलेटेड मैल प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लोकल लिमिट्स लेकिन रीजनेबल होनी चाहिए। फिर बायर जो है वो ये ना कहे कि भैया आप जैसे कानपुर में नहीं कर रहे हो तो आप लखनऊ आगरा में भी मत करो। लोकल लिमिट्स रीजनेबल होनी चाहिए कि पार्टी बी जैसे जिसने खरीदा गुडविल, उसने कहा ठीक है आप इस लोकेलिटी में नहीं कर रहे हो ना, तो आप इस शहर में ही दूसरे प्लेस पे भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एरिया जो होना चाहिए आपका जहाँ बिजनेस सेटअप करो यही सेम, वो कम से कम इस एरिया से 10 से 12 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो इस टाइप की कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जो कि अग्री हो जाती हैं म्यूचुअली पार्टीज में। अब एग्जाम्पल एक और इसमें दिया हुआ है, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप आप सबने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है कोई भी दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। अगर जो पार्टनर, जैसे पार्टनरशिप बनी, 3 पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर उसमें से जा रहा है, उसे कंटिन्यू नहीं करनी है, उसे छोड़नी है पार्टनरशिप, रिजाइन करना है। तो उसने एक अग्रीमेंट किया बाकी पार्टनर्स से कि मैं इस तरह का बिजनेस जो पार्टनरशिप में चल रहा है, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप में आइसक्रीम फैक्ट्री है, ठीक है, पार्टनरशिप है 3 लोगों की, आइसक्रीम बनाते हैं वो लोग, और एक पार्टनर जो रिजाइन कर रहा है वो बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर से एक अग्रीमेंट करता है कि आई विल नॉट बी कैरिंग सच काइंड ऑफ बिजनेस, एंड अगर होगा भी तो लोकली नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, डिस्टेंस पे होगा, इस टाइप का कोई अग्रीमेंट वो करता है, तो ये भी वैलिड होगा। लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए कि जैसे अगर वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो दूसरी जगह पे अगर बिजनेस सेटअप कर रहा है यही आइसक्रीम फैक्ट्री का, तो वो लोकेशन जो है नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म वाली जो लोकेशन है उससे कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है, तो ये सब चीजें कवर होंगी उसमें। जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी, जैसे मैंने वो सीए वाला एग्जाम्पल दिया था आप सबको, सीए और क्लाइंट वाला, तो जनरल रूल ये कहता है कोई भी अग्रीमेंट ट्रेड के खिलाफ है, अनलॉफुल बना रहा है, तो वो अग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड है। बाकी उसके उसके एक्सेप्शंस क्या थे, जैसे गुडविल वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एंड उसके अलावा पार्टनरशिप वाला हो गया, फिजिशियन सर्जन वाला हो गया, या जैसे मैन्युफैक्चरर एक अग्रीमेंट करता है कि मैं अपना प्रोडक्शन 6 महीने के अंदर अंदर इस मर्चेंट को बेच दूंगा, इस होलसेलर को बेच दूंगा, तो वो भी वैलिड है, वो भी ट्रेड के खिलाफ नहीं है। या सेलर्स जो है आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम कमोडिटी जो है इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेंगे, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन में जैसे अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लॉकडाउन में जैसे अगर रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है शॉपकीपर्स को, तो कुछ शॉपकीपर्स की जैसे पर्टिकुलरली एक चेन बनी होती है, उनकी कमिटी होती है पर्टिकुलर बिजनेस लाइन से रिलेटेड, तो वो उसमें अगर डिसाइड करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेंगे, तो वो भी ट्रेड के खिलाफ नहीं है। समझ आ रहा है? ये पर्टिकुलर टॉपिक है अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। उसमें 2 पॉइंट्स आप लोग अंडरलाइन कर लेना। एक तो ये अग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड टू एक्सटेंड इज वॉइड। उसके बाद एक्सेप्शंस में 2 एक्सेप्शन इसमें आप कवर कर लेना। पहला, exceptions क्या हो सकते हैं? exceptions where a person sells the goodwill of a business and agrees with the buyer to refrain from carrying on similar business within specified local limits so long as the buyer or his successor in interest uh, carries on a like business therein such agreement is valid। तो ये पूरा मतलब है जो मैंने आपको गुडविल वाला एग्जाम्पल समझाया कि लिमिट्स में जो भी स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, और लिमिट्स में अगर वो कैरी कर भी रहा है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और उतने टाइम के लिए
मान लो अगर नहीं भी बिजनेस कैरी आउट कर रहा है उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उसका बायर या सक्सेसर वो बिजनेस कर रहा है। ठीक, एक ये एक्सेप्शन लिख लीजिएगा और एक ये एक्सेप्शन लिख लीजिएगा। An agreement between the partners not to carry on competing business during continuance of partnership is valid. And इसके अलावा an agreement of service by which employee binds himself during the terms of his agreement not to compete with his employer is not in restraint of trade, जो मैंने डिस्कस किया था आपसे। जैसे बॉन्ड पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ना एम्प्लॉयर से 3 साल का, कि 3 साल के लिए हम आपके साथ काम करेंगे, अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये उसका एग्जाम्पल है। Are you getting my point? Whatever I am trying to say. अच्छा, इसमें जो है एक चीज और है, यहाँ पे क्या कवर्ड है, exceptions to rule that an agreement in restraint of trade is void. अब इसके एक्सेप्शंस यहाँ लिखा है, सेल ऑफ गुडविल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप एलएलपी के ऑलमोस्ट सारे टर्म्स, सारे कंडीशन सेम है, सारी राइट्स ऑब्लिगेशंस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम आगे कवर करेंगे जब पार्टनरशिप समझेंगे। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि इसमें बेसिकली एक्ट के तहत ये सब चीजें एक्सेप्शंस में कवर होती हैं, तो अग्रीमेंट कोई भी होगा तो वो वॉइड नहीं होगा। गुडविल की सेल को रिलेटेड, या एक पार्टनर जा रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ अग्रीमेंट कर रहा है, सेम चीज एलएलपी के लिए भी कि हम सेम बिजनेस नहीं कैरी करेंगे। अच्छा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एक तरह से ये हुआ कि जैसे कोर्ट में कोई पर्टिकुलर डिसीजन है और वो डिसीजन का क्या अंडरस्टैंडिंग निकली, उसको हमने कैसे समझा, तो वो इसमें कवर्ड है। जैसे कि सर्विस अग्रीमेंट्स हो गए, ट्रेड कॉम्बिनेशंस हो गए, ट्रेड से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस, ट्रेड यानी कि जैसे मर्चेंट्स में आपस में डिस्कशन हो गया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के मर्चेंट्स में। ठीक है, सर्विस अग्रीमेंट्स हो गया, सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट्स एंड फ्रेंचाइजीज। जैसे फ्रेंचाइजीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा डोमिनोज की या मैकडी की, हर एक सिटी में जैसे कोई आउट उसका फूड कोर्ट में वो ओपनिंग होती है आउटलेट की। ठीक है, तो उस आउटलेट की ओपनिंग के लिए सबसे पहले फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है कंपनी से, तो वो ट्रेड के खिलाफ नहीं है। फ्रेंचाइजी लेना, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करना, वो ट्रेड के अंदर ही है, परमिसिबल है, वो अग्रीमेंट इसलिए वैलिड होगा, तो वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में कवर्ड है। स्टैच्यूरी मतलब एक तरह से लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे कोर्ट के डिसीजंस आए उसके हिसाब से क्या जिस निकली, क्या समरी निकली, किन किन अग्रीमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे ट्रेड के हो गए, सर्विस के हो गए, या फ्रेंचाइजी रिलेटेड हो गए, तो वो सब वो सारे अग्रीमेंट्स भी वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा, लीगल प्रोसीडिंग का मतलब एक पार्टी thereto is restricted absolutely from enforcing his right under a contract through a court or which abridges the usual period for starting legal proceedings। जैसे कि इसमें अगर एक पार्टी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है दूसरी पार्टी को कि अपनी राइट्स एक्सरसाइज मत करो, एनफोर्स मत करो कोर्ट में, है ना, या यूजुअल पीरियड जो होता है ना, जो जिस डेट से स्टार्ट होती है लीगल प्रोसीडिंग्स, जो अलग अलग तारीख नहीं निकलती है कोर्ट में, उसको एक तरह से शिफ्ट कराना, उन डेट्स को एक्सटेंड करवाते रहना, तो इन सब अग्रीमेंट्स जैसे इन सब चीजों से रिलेटेड है तो वो एक्सप्रेसली वॉइड होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कर रही हैं कि उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, तो वो आर्बिट्रेशन में रेफर होगा, एंड अमाउंट जो भी अवार्ड होगा आर्बिट्रेशन में
वो रिकवरेबल होगा, वो वसूल लिया जाएगा कि जितना अमाउंट डिसाइड होगा। तो अगर इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वैलिड होगा। अच्छा, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बता दीजिए अब हमें। कभी वर्ड सुना है आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन जैसे कोई मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर होता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कमिटी है एक कपड़ा व्यापारियों की, टेक्सटाइल मर्चेंट्स की एक कमिटी है, ठीक है। उस कमिटी में एक आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर दो सप्लायर्स या दो मान लीजिए होलसेलर्स के बीच में हो रही है तो ये सेटल करेंगे, और जो भी अमाउंट डिसाइड करेंगे तो वो पार्टीज रिकवर कर सकती हैं एक दूसरे को। तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे, ठीक। या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टी करती है कि कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है उनके बीच में, या अगर हो रहा है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, तो वो आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा। मीडिएटर एक तरह से जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है ना। बहुत सी ऐसी पैनल इनका बना हुआ है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर्स का बेसिकली, जो डिस्प्यूट्स को सेटल कराते हैं, ठीक। एडजुडिकेशन अथॉरिटी कह सकते हो आप, लेकिन ये कोर्ट में नहीं होते हैं, है ना, ये कोर्ट के बाहर होते हैं। कोर्ट में ये कवर नहीं होंगे। कोर्ट में जैसे एडवोकेट, लॉयर, जज, ये इसमें कवर्ड नहीं है। आर्बिट्रल का अलग से ट्रिब्यूनल होती है, वहां पे इन सब का सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जनरल रूल ये बोलता है कि अगर इसमें रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे या तो उनकी डेट्स एक्सटेंड करवा दो, उसके यूजुअल पीरियड के साथ मॉडिफिकेशन हो जाए, या फिर राइट्स एनफोर्स करने में रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, पाबंदियां लगाई जाए, वो अग्रीमेंट वॉइड होंगे। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू हो रहा है, आर्बिट्रेटर्स के थ्रू हो रहा है, मीडिएटर्स के थ्रू कोई डिस्प्यूट सेटल हो रहा है, तो वो अग्रीमेंट वैलिड होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन उनको रेफर करना है या वो सेटल करेंगे, फिर वो जो रिकवरी के लिए अमाउंट बताएंगे वही पार्टीज आपस में ले लेके खत्म करेंगी, तो वो अग्रीमेंट्स वैलिड है, ठीक। तो इसमें आप लोग इतना पार्ट अंडरलाइन कर लीजिए जो इसमें ये जितना लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। An agreement and restraint of legal proceeding is the one by which any party is restricted absolutely from enforcing his rights under a contract through court, or which abridges the usual period for starting legal proceedings, ठीक है। तो या तो उसकी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भैया राइट्स आप एक्सरसाइज ना कर पाओ, और यूजुअल पीरियड जो प्रोसीडिंग का स्टार्ट होता है उसमें कोई हेरफेर की जाए, तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। अच्छा, अब दो पॉइंट्स इसमें बेसिकली दो और बच रहे हैं। एक वेजरिंग है, फिफ्थ वाला, एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, और हम लोग ने पढ़े थे 11। यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक चीज, आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करिएगा ध्यान से, कि ये वाले जो अग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं फर्स्ट 5, इसमें लास्ट में लिखा है रेफर यूनिट 2, रेफर यूनिट 2, जो हमने यूनिट 2 पढ़ा था उसके लिए बोल रहे हैं। मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, देन बायलेटरल या अनलॉफुल, लॉफुल, अनलॉफुल इन पार्ट्स, ठीक है, या मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसके लिए यूनिट 2 जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड इसके अलावा जो इसमें ये कवर हो रहे हैं, तो ये एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे डिटेल में। बाकी फर्स्ट 5 जो हैं वो हम यूनिट 2 में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये आप लोग को जैसे एक चीज और भी है, कोई भी आपका टॉपिक जैसे होता जा रहा है ना, तो उसको आप रिवाइज जरूर करिए। नहीं तो अगर रिवाइज नहीं होगा तो फिर वो आप ऑटोमेटिकली भूलते रहेंगे, भूलते रहेंगे तो आगे का टॉपिक आपको कोरिलेट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी इसमें यूनिट 2 का रेफरेंस दिया गया, कंसिडरेशन जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था,
तो ऐसे आपको रिलेट नहीं हो पाएगा बिकॉज एकदम से आप ब्लैंक हो जाओगे सुन के कि यूनिट 2 क्यों बोल रहे हैं इसमें. बट इफ इट इज इन योर टिप्स, इफ यू हैव ऑलरेडी रेड इट ट्वाइस, ट्वाइस भी अगर पढ़ा होगा तो वो याद आ जाए. तो इसलिए ये 5 उसमें कवर्ड है और ये बाकी के जो है इसमें कवर हो रहे हैं. नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आ रहा है वो है अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग उसका क्लियर नहीं है किसी अग्रीमेंट का. एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ अग्रीमेंट किया कि मैं आपको 100 टन ऑयल बेचूंगा, लेकिन ये नहीं बताया किस तरह का ऑयल है, ठीक है, और ब्रांड क्या है ये सब नहीं बताया, और उस अग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा? अनसर्टेन. लेकिन अगर वो पूरी तरह से मेंशन करे कि ये ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, इस ब्रांड का है, 100 टन हम आपको बेचेंगे, तब वो सर्टेन होगा, तब वैलिड होगा. तो agreement, the meaning of which is not certain is void, but the meaning is capable of being certain, the agreement is valid. तो इतना पार्ट आप अंडरलाइन कर लो. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज वेजरिंग अग्रीमेंट. अब वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब, अच्छा वेजरिंग का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? बीच बीच में जो भी लॉ के टर्म्स आते जाए और फिर उस हिसाब से जब आप को मैं बताती जाऊं, कोई भी जैसे आर्बिट्रेशन का बताया तो वो आप लिख लिया करो. वेजरिंग बेसिकली होता है बेटिंग. बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब का नाम सुना होगा. तो उसका थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा ऑफिशियल नाम है वेजरिंग. तो जितने वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं वो एक्सप्रेसली वॉइड है, क्योंकि उसमें ऐसा सम देना पड़ता है जिस उस इवेंट के रिस्पेक्ट में जिस इवेंट की सर्टेनिटी नहीं होती है. वो नहीं पता होता है कि वो इवेंट होगा कि नहीं होगा. इतना पार्ट आप लोग अंडरलाइन कर लो जितना मैंने इसमें मार्क किया है. अच्छा, इसमें क्योंकि एक चीज ये भी रहती है कि वेजर में ये नहीं पता होता है कि जीतोगे कि आप हार जाओगे, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट एंड इवेंट इज अनप्रिडिक्टेबल. जैसे एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 दूंगा अगर बारिश होती है, और बी ने कहा कि ठीक है मैं दूंगा अगर बारिश नहीं होती. तो दिस इज अ काइंड ऑफ बेटिंग. अगर एक भी पार्टी लूज कर जाती है तो फिर क्या ये अग्रीमेंट वैलिड होगा? नहीं, ये वॉइड है, पूरी तरह से वॉइड है. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. एसेंशियल्स पे मैं बाद में आऊंगी, पहले एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं. लॉटरी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि लॉटरी में क्या होता है, आप लोग सबने मूवीज में देखा होगा, चांस का गेम होता है. इसमें कोई नॉलेज या स्किल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती है. प्राइम मोटिव लेकिन गैम्बलिंग ही होती है, इसमें बेटिंग होती है. और बेटिंग जब होती है तो बेटिंग को हम वेजर बोलते हैं. भले ही लॉटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल के दे, सैंक्शन दे, उसके बाद भी उसका इफेक्ट क्या होता है? या तो आप हारोगे या जीतोगे, ठीक है. लेकिन इसमें कोई पनिशमेंट नहीं असाइन हुई है इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी में या किसी और सेक्शन में कोई भी पनिशमेंट नहीं असाइन हुई है. लेकिन तब भी अल्टीमेटली क्योंकि इनको इलीगल माना गया है, इन ट्रांजैक्शंस को, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो पूरी तरह से अग्रीमेंट्स क्या होंगे इनसे रिलेटेड? वॉइड होंगे. सेकंड, क्रॉसवर्ड पजल. अब इसमें कॉम्पिटिशन या क्रॉसवर्ड पजल जैसे कि न्यूज़पेपर्स में निकलते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का वेजरिंग ट्रांजैक्शन है. Crossword puzzles in which prizes depend upon correspondence of competitor solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery. तो ये भी लॉटरी में कवर होगा और वेजरिंग में इसको वेजरिंग भी बोला जाएगा. ठीक है. तो कॉम्पिटिटर, क्योंकि एडिटर के पास इन सब के सॉल्यूशंस रहते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स के, तो ये भी आपके चांस की बात होती है कि आपको वो पजल इजीली सॉल्व हो जाए या ना हो. इससे रिलेटेड एक केस लॉ इसमें लिखा हुआ है, वो भी हम कवर कर रहे हैं. पहले पहले ये वेजरिंग ट्रांजैक्शंस देख लें. स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग. जैसे जो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं ना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का,
वो क्या करते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड रेट पे और स्पॉट रेट पे, ये सब टर्म्स आप पढ़ोगे सीए फाइनल में। आज के दाम पे जैसे उन्होंने स्पेकुलेशन किया कि ये पर्टिकुलर शेयर खरीदेंगे और बेटिंग करी फॉरवर्ड रेट पे, तो इस टाइप के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, या आज एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदा और ये बेट किया कि मैं इतने दिन में इसको बेच दूंगा क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत हाई होने वाला है, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सब गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं, सब वॉइड होंगी। ठीक। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली क्या है स्पेक्यूलेटिव में, जैसे मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो डिफरेंस का सेटलमेंट होता है ना, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि इंडियन ऑयल कंपनी का मार्केट प्राइस 50 रुपए है एक शेयर का, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 52 में, 52 में। तो जो डिफरेंस है, अगर प्राइस बढ़ता है तो तुम दोगे, घटता है तो तुम दोगे, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन गैम्बलिंग में कवर होंगे। हॉर्स रेस में भी जब विनर को जैसे प्राइस दिया जाता है, कोई हॉर्स मान लो कंपटीशन में रेस में जीत गया और वो ओनर है हॉर्स का, तो उस हिसाब से ये ट्रांजैक्शंस भी वेजर में कवर होंगे। लेकिन अगर प्राइस 500 रुपीज से कम है तो क्या वो कवर होगा इसमें, क्या वो कवर होगा? A horse race competition where price payable to the bet winner is less than 500 is a wager. 500 से कम है अगर प्राइस पेबल, प्राइस जो पे किया जा रहा है, तो वो वेजरिंग है। या इसके अलावा जैसे ये हो सकता है कि एक कोई अग्रीमेंट में दो पार्टीज एंटर कर रही हैं जिसमें एक प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे प्रोवाइडेड ये हॉर्स, जैसे हॉर्स का नाम चेतक है, तो ये हॉर्स अगर जीत जाता है, तो ये वेजरिंग है। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी है कि सेक्शन 30 किसकी बात हो रही है? वेजरिंग की। सेक्शन 30 किसकी बात हो रही है? वेजरिंग। तो ये बोल रहे हैं कि अगर सेक्शन 30 कब एप्लीकेबल नहीं होगा? इन एन अग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्राइज और सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ 5 लाख और अबव टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ हॉर्स रेस। अगर हॉर्स रेस में जो भी विनर होगा, जो भी विजेता होगा, उसमें अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट प्राइज के रूप में देना है या मनी के रूप में किसी भी फॉर्म में, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, वेजरिंग वाला सेक्शन नहीं कवर होगा। ठीक। इतना समझ आया कि कौन कौन से अग्रीमेंट्स वेजरिंग में कवर होते हैं? समझ आ गया आप सबको? ये पार्ट अभी बाद में आएगा। हॉर्स रेस, स्पेक्यूलेटिव, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी। अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल में केस लॉ क्या दिया है कि जैसे अगर क्रॉसवर्ड पजल एक मैगजीन में आया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चंबर बंगवाला का केस लॉ है। अच्छा, इसमें ए ने क्रॉसवर्ड सॉल्व कर दिया, उसके सोल्यूशन जो है मैच हो रहे थे, जितने भी एडिटर के पास प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस का सेट था उससे मैच हो रहे थे, तो ये गेम ऑफ चांस था, तो लॉटरी में माना जाएगा ये। ठीक है, अब आगे क्रॉसवर्ड पजल पिक्चर कंपटीशन या एथलेटिक कंपटीशन जहां प्राइजेस मिले जाते हैं स्किल या इंटेलिजेंस के बेसिस पे, तो वो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जो भी अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन प्राइस कंपटीशन एक्ट के हिसाब से prize competitions in games of skills, mind this, in games of skills are not wagers provided prize money does not exceed 1000 rupees। वैसे अगर स्किल और इंटेलिजेंस कवर हो रहा है, किसी गेम में दिमाग लग रहा है, आपकी नॉलेज लग रही है, तो उसमें अग्रीमेंट क्या वैलिड होना चाहिए? हाँ, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये अग्रीमेंट्स वैलिड हैं, इनमें वेजरिंग कंसिडर नहीं होगी, इनको हम गैम्बलिंग नहीं मानेंगे, लेकिन प्राइज मनी 1000 रुपए से कम होना चाहिए। उन सब में प्राइज मनी 1000 रुपए से कम होना चाहिए। तो ये एक इसमें कंडीशन दी हुई है। ठीक। तो ये कुछ बात थी जो हम लोग ने केस लॉ के हिसाब से पढ़ी क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन्स की।
ठीक है। क्या ये गैम्बलिंग में कवर होंगे? हाँ, गैम्बलिंग में कवर होंगे, लेकिन अगर स्किल से, आपकी नॉलेज से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, प्राइज मनी 1000 रुपए से कम है, तो फिर ये वैलिड होंगे, ये गैम्बलिंग नहीं माने जाएंगे, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं माने जाएंगे। वेजर के एसेंशियल्स क्या हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ सबको, क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगे और इजी रहेंगे अगर आप ये एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्लास एंड होने के बाद भी, जैसे टॉपिक पढ़ने के बाद इसको अच्छे से पॉन्डर कर लो। पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी। वेजरिंग में दोनों पार्टीज के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, वॉइड है, लेकिन प्रॉमिस जरूर होना चाहिए पैसे का, लेन देन से रिलेटेड। ठीक है, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रॉमिस कंडीशनल होना चाहिए कि अगर ये बारिश हुई या बारिश नहीं हुई, या ये हॉर्स जीता, या ये कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा, तो कंडीशनल होना चाहिए। एंड इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप 90% सोच के बैठे हो बारिश होगी, 10% तब भी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, दो पार्टीज होनी चाहिए जिसमें से एक जीते एंड एक हारे। कॉमन इंटेंशन होना चाहिए बेटिंग करते टाइम, दोनों पार्टीज का कॉमन इंटेंशन, दोनों पार्टीज का इंटेंशन क्या होगा कि हमें जीतना है, तो वो कॉमन इंटेंशन में आता है। Parties should have no interest in the event except for stake. Stake का मतलब जैसे अपना अपना मनी लगाना। ठीक है, जैसे आप लोग सबने देखा होगा, कार्ड्स जो प्ले किए जाते हैं, कार्ड्स, ताश के पत्ते, तो वो भी बेटिंग में, गैम्बलिंग में कवर होता है। हाँ, होता है। तो उसमें लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि खेलते टाइम कुछ अपना मनी लगा देते हैं। ठीक है, स्टेक लगा देते हैं। ठीक, तो वो होना ज़रूरी है। उसके अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस गेम में। ठीक है, तो स्टेक लगाना, जैसे अब ऐसा ताश के पत्तों का गेम चल रहा है, एक पार्टी ने 1000 रुपए लगाए, एक ने 2000 लगाए, 3000, तो उन पर्टिकुलर लोगों को जो गेम खेल रहे हैं, उनको अपने स्टेक की, बेसिकली जो पैसा लगाया है उसकी चिंता है कि हम ये तो जीते हैं, इसके अलावा और भी जीत जाए, और अगर हारे तो ये पैसा पैसा तो हमें कम से कम रिकवर हो जाए जितना हमने लगाया है, उसके अलावा भली लॉस हो। तो ये इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी और कोई इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है वेजर में। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं वेजर के, जो इम्पोर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लीजिए। बाकी ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर कवर हो गए हैं। हॉर्स रेस के लिए भी मैंने बता दिया कि सेक्शन 30, ये सेक्शन 30 जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसमें, ये सेक्शन 30 पूरे होल सेक्शन के लिए है कि अगर कोई हॉर्स रेस में विनर जीतता है ना, उसको अगर 5 लाख से ऊपर का प्राइज मनी दिया जा रहा है, तो उस पर सेक्शन 30 नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो वेजरिंग जैसे लगे, लेकिन वो वॉइड नहीं होंगे, वो वैलिड ही माने जाएंगे, जैसे कि चिट फंड हो गया। अच्छा, चिट फंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले, चिट फंड कंपनी होती है, कुछ किसी को आइडिया है इसके बारे में, चिट फंड के बारे में? चिट फंड मतलब क्या होता है, जैसे सारे लोग मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें अपनी अपनी सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं मनी का। उससे क्या होता है कि वो जब मिल के पूरा कॉम्बिनेशन बना के टुगेदर सेविंग कर देते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, उससे आगे चल के अगर किसी भी मेंबर को, जो चिट फंड में जो भी मेंबर्स होंगे, किसी को घर लेना है या कोई और परचेज करनी है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे, चिट फंड से, पर्टिकुलर चिट फंड कंपनी से वो उधार ले सकता है, लोन ले सकता है। ठीक है, तो ये मेनली यही पर्पस होता है चिट फंड का। तो बैंक जैसी वर्किंग कंप्लीटली नहीं होती है चिट फंड कंपनी की, लेकिन लेंडिंग के टाइम पे वो हेल्प करती है चिट फंड कंपनी। ऐसा नहीं है कि बैंक की तरह वहाँ पर्टिकुलरली अकाउंट्स खुल जाए, फिर लोन्स भी बढ़ जाए, एफडी भी आप करवा लो, वहाँ लॉकर भी फैसिलिटी ले लो, तो ऐसा नहीं।
लोग मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि आगे चल के अगर किसी को कोई ज़रूरत मिले तो लोन सॉर्ट ऑफ मिल जाए कंपनी से, या कोई भी लकी ड्रॉ निकाला जाए तो उसमें विनर को कुछ भी अमाउंट दिया जाए उस पैसे से, उस प्रोसीड से, उस पूल से जो चिट फंड कंपनी का रहता है। तो वो कंपनी इस पेजर में कवर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन या कमर्शियल ट्रांजैक्शन। गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, शेयर्स डिलीवर हो रहे हैं। आजकल शेयर्स की डिलीवरी भी ई मोड पे होती है, डीमैट फॉर्म में, क्योंकि ट्रेडिंग होती है, फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स वेजर्स में कवर नहीं है। हाँ, शेयर ट्रेडिंग के कवर हो रहे थे जब बेटिंग हो रही थी मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के डिफरेंस के रिगार्डिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट में, तब वो वेजरिंग में आएगा। उससे आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, उस शेयर को बेचने पे क्या मार्केट प्राइस है, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसका डिफरेंस कितना है, तो उस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। लेकिन शेयर की डिलीवरी हो रही है तो वो वॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट, जितने भी क्रॉसवर्ड पजल्स जिस पे भी मैंने बात करी, या कोई भी कंपटीशन हो रहा है, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक या ड्राइंग कंपटीशन होते हैं जिसमें स्किल रिक्वायर्ड होती है, पर्सन का इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है, जिसमें प्राइज मनी 1000 से ऊपर नहीं होता है, तो वो वेजर्स नहीं होते हैं, वो वेजर नहीं होंगे। वेजर जैसे लगेंगे बट वेजर होंगे नहीं, वैलिड होंगे। एंड लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्टिंजेंट है, मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो तो जाता है बट उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टनिटी रहती है। वेजरिंग जैसा लगेगा लेकिन वैलिड है, वैलिड होगा। अच्छा, इसलिए इसमें जो है ना, इंश्योरेंस एंड वेजरिंग अग्रीमेंट का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। क्या बोलते हैं? अच्छा, इंश्योरेंस का कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, शॉक का इंश्योरेंस, मरीन का इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक पर्सन क्यों लेता है, कस्टमर क्यों अट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, कि मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है, जैसे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, या अपनी दुकान को प्रोटेक्ट करना है, या अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट करना है जो मेरी दुकान में रखा है। तो इंडेमनिफाई करने के लिए कि आगे चल के अगर कोई लॉस होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है तो मुझे प्रोटेक्शन मिल सके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का। लेकिन वेजरिंग, वेजरिंग कोई इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रॉमिस करना कि हमें पैसा देना है, या पैसे की इक्विवेलेंट कुछ कंसिडरेशन पे करनी है, तो वो वेजरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन। क्रक्स क्या होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, कि भैया आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हो, ठीक है, आप प्रीमियम भरते रहो हर साल, और एंड में या कभी भी कोई लॉस होता है तो कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा, भरपाई कर दी जाएगी। दैट इज द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस। वेजरिंग में गैम्बलिंग, बस गैम्बलिंग, दो पार्टी में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, जो जीतती है उसी को मिलता है, जो हारती है उसे कुछ नहीं मिलता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो पार्टी इंश्योरेंस ले रही है उसका इंटरेस्ट किस में होता है, लाइफ में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस ले रही है या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रही है तो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट्स में कोई भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें तो बेटिंग चल रही है एक दूसरे की लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे, तो क्या उसमें कोई प्रॉपर्टी अकर होगी, नहीं अकर होगी। लोग अपना स्टेक लगाते हैं, मनी लगाते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें बेटिंग मोटिव होता है, ठीक है, बेटिंग, उसमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी की लाइफ को या प्रॉपर्टी को, बेटिंग चल रही है, उसमें दांव पे लगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज द हिंदी वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, उसको छोड़ के बाकी केसेस में इंश्योरेंस जो है वो दूसरे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया है, स्टॉक के अगेंस्ट में लिया है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है लॉस के अगेंस्ट में, अगर लॉस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में असल में लाइफ को, किसी की लाइफ को रिस्टोर नहीं कर सकते, एक बार डेथ हो जाए तो वो क्या वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन जो उसके सक्सेसर्स होते हैं, जो लीगल हायर्स होते हैं, उनको फिर बेनिफिट मिल जाता है, इंश्योरेंस मिलता है ना। वेजरिंग में
ये पता है कि अगर अनसर्टेन इवेंट हुआ, मिस हैपनिंग हुई, तो लॉस आएगा, लॉस में भरपाई कोई और नहीं करेगा, जो दो पार्टीज में अग्रीमेंट हुआ है उसी में से किसी एक को भरना पड़ेगा, जो लूजर होगा। ठीक है, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी इंडेमनिफाई नहीं कर रही है लॉस को इंश्योरेंस की तरह। एनफोर्सेबिलिटी, हमेशा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हो, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में अगर आपको क्लेम नहीं मिला, क्लेम सेटल नहीं हुआ आपका लॉस के केस में। लेकिन क्या वेजरिंग वैलिड है? वेजरिंग तो हमने पहले ही बोल दिया था वॉइड है। अगर वो वॉइड है तो कोर्ट उसको वैलिड क्यों करेगा? देन प्रीमियम, प्रीमियम का कैलकुलेशन जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क के बेसिस पे होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ पे इतना रिस्क है या इस प्रॉपर्टी पे इतना रिस्क है। हर तरह का रिस्क देखते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, नेचुरल, सब तरह का। लेकिन इस तरह का क्या कैलकुलेशन वेजरिंग में होता है? नहीं, ये तो ऑन द स्पॉट बेसिकली ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 5,000 रुपये मेरे को देना, ये प्राइस बढ़ेगा, ये प्राइस घटेगा, उनका डिफरेंस ले दे के सेटल कर देंगे। तो वो वेजरिंग में कवर है, उसमें कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, अपने मन से ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, उसमें अमाउंट डिसाइड हो जाता है। बट प्रीमियम का अमाउंट इंश्योरेंस में प्रॉपर कैलकुलेशन से होता है। एंड इंश्योरेंस जो है सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं, लेकिन क्या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कभी बेनिफिट दे सकता है सोसाइटी को? कभी नहीं, कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है। तो ये डिफरेंसेस है इसमें, देखिए टोटल 7 डिफरेंसेस। बट स्टिल इफ दिस क्वेश्चन arises in the paper in your exam, 4 differences are more than sufficient, 4 to 5. And if the question is like carrying 6 marks, 8 marks, then you will need to quote all the differences. But generally what will happen is कि 4 marks का जैसे पूछ लिया तो उसमें आप 4 भी लिख दोगे तो बहुत सफिशिएंट होगा। इसके अलावा चैप्टर एंड हो गया है, समरी दी हुई है एंड एमसीक्यूज हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आरटीपी थोड़ी सी कवर करें, एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे एंड फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पे आ जाएंगे जो कि बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब हमारे 3 यूनिट्स और बचेंगे इसमें, परफॉर्मेंस, ब्रीच एंड कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज हो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। थैंक यू।